हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हर्नियोप्लास्टी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले हर्नियोप्लास्टी के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हर्नियोप्लास्टी होता क्या है, हर्निया क्या होता है, कब हर्नियोप्लास्टी करना होता है, यानी हर्निया का ऑपरेशन करने का ज़रूरत कब पड़ेगा, ऑपरेशन से पहले किस तरीके से मरीज़ का केयर करना है, कौन सी एनेस्थीसिया दी जाती है, किस तरह की बेहोशी में ऑपरेशन किया जाता है, पोजीशन कौन सा होता है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि ये जो ऑपरेशन है उनके स्टेप्स क्या हैं, ऑपरेशन के बाद किस तरीके से मरीज का देखभाल करना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, और ऑपरेशन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट सेट क्या हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, औजार क्या लगते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हर्नियोप्लास्टी क्या है। तो हर्नियोप्लास्टी क्या है, तो सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ हर्निया विद द हेल्प ऑफ मैस। हर्निया को ऑपरेशन के द्वारा रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है, और वो भी मैस के हेल्प से। अब हमारा नेक्स्ट है कि क्या क्या प्रोसीडर्स होंगे। तो सबसे पहले मरीज को बेहोशी दी जाएगी। मरीज ओटी में गया तो टेबल पर लिटाने के बाद मरीज को बेहोशी दी जाती है, यानी कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा। कौन सा एनेस्थीसिया, तो जनरल एनेस्थीसिया। मरीज को पूरी तरीके से बेहोश किया जाएगा। सेकेंड होगा कि जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उसके अनुसार मरीज का पोजीशन बनाना है। ठीक है, उस तरीके से लिटाना है मरीज को। पोजीशन बनाने के बाद जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उस भाग को अच्छे से साफ़ करना है सेवलॉन, स्पिरिट और बीटाडिन से। उसके बाद आपको जो है अच्छे से ड्रैप कर देना है टवेल और सीट के मदद से, अच्छे से एक स्टेराइल जोन क्रिएट करना है। बस ऑपरेशन वाले पार्ट को खुला रखना है और आसपास को पूरा ढक देना है। नेक्स्ट है, आपको बीपी हैंडल ब्लेड की मदद से चीरा लगाना होगा, यानी कि इंसीजन लगाना होगा। और इंसीजन किस पर डिपेंड करता है, तो हर्निया किस तरह का है। तो मैंने पहले वाले वीडियो में इंसीजन और हर्निया के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। अब आपका क्या है कि आप इंसीजन लगा दिए, ठीक है, चीरा लगा दिए। अब जो आपका एब्डोमिनल लेयर्स है, जैसे स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सलिस फेसिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, तो बहुत इस तरीके के लेयर हैं हमारे 9। ठीक है, तो उन सब को लेयर बाय लेयर ओपन करना है। जो भी एब्डोमिनल लेयर्स होते हैं उनके ओपन करना है। अब है कि जो बल्जिंग एरिया है, जहाँ पे उभार है, ठीक है, जहाँ से आपका जो अंदर का टिश्यू या फिर कहें तो अंदर का जो ऑर्गन है वो बाहर निकल गया है प्रेशर से, तो अब उसको पहले पहचानना है। कहाँ पे दिक्कत है उसको पहचानेंगे तभी तो उसको ठीक करेंगे। तो अब उसको आइडेंटिफाई करना है। बल्जिंग एरिया को पहचानने के बाद आपको क्या करना है, तो जो बल्जिंग एरिया है, कह सकते हैं अगर आंत है, आंत ज़्यादा प्रेशर देके बाहर आ रहा है, या फिर वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो आ रहे हैं, ऑर्गन है कोई वो प्रेशर डाल रहा, तो उसको उसके ओरिजिनल जगह पे सेट कर देंगे, ओरिजिनल जगह पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हर्नियल सेक है उसको डिसेक्ट कर देंगे। अगर वहाँ पे मान के चलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो काट के निकाल देते हैं, और नहीं तो अगर उसको बाहर अगर उभार पड़ रहा है प्रेशर से, तो किस कारण से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कुछ आसपास में वो उलझ तो नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस कारण से बाधा उत्पन्न हो रहा है, किस कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो उसको ठीक करने के बाद, डिसेक्शन करने के बाद हर्नियल सेक का अब क्या करना है, तो उसको उसके जगह पे रखने के बाद मैस लगा देना है। मैस प्रोलीन का बना होता है, तो मैस को वहाँ पे प्लेस कर देना है, अच्छे से रख देना है। अब उसको फिक्स करने के बाद आपको ड्रेन डालना है। ठीक है, इसी से पहले जो होता है एक और स्टेप है कि उसको ओरिजिनल जगह पे रख लिए, जो भी डिसेक्शन जो भी करना था सारा प्रोसेस कर लिए। अब उसको अच्छे से धुलाई कर देते हैं। धुलाई करने के बाद भी कभी मैस डाल के उसको फिक्स करते हैं, नहीं तो धुलाई होने से पहले यानी वॉश करने से पहले, वॉश किससे करते हैं, तो NS से, नॉर्मल सलाइन से। वॉश करने के पहले भी कोई मैस लगा के फिक्स कर देते हैं, तो कोई वॉश करने के बाद मैस लगा के फिक्स करते हैं। और इसके बाद अगर ड्रेन की ज़रूरत है, ड्रेन की ज़रूरत होने पे ड्रेन लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, गॉज पीस हैं, स्पंज हैं, जो कि इस्तेमाल हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट हुए हैं इस्तेमाल, उसको काउंट कर लिया जाता है ताकि वो पेट में ही ना छूटे। अगर छूट जाएगा तो दिक्कत होगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन सबको गिनती करी जाती है कि कुछ पेट में छूटा तो नहीं। उस सारी गिनती होने के बाद अब आपको क्या करना है कि सर्जिकल साइट को अच्छे से देख लेना है और फिर उसको अच्छे से बंद कर देना है लेयर बाय लेयर।
यहाँ तक समझ गए। अगर हम एक बात करें कि कौन कौन सा सूचर यूज होता है, तो मेनली वाइग्रिल सूचर यूज होता है, सिल्क सूचर यूज होता है, आपका जो है नायलॉन सूचर यूज होता है, प्रोलीन सूचर यूज होता है। ये 4 सूचर यूज होते हैं, ठीक है, मेनली। अब आपका है कि ड्रेसिंग कर देंगे अच्छे से, ठीक है। ड्रेसिंग आप जो है इस करने के बाद मरीज जो है, ऑपरेशन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, अब उनको फिर से क्या है, एनेस्थीसिया से रिवर्स करना है। तो नियोस्टेगमिन और ग्लाइकोपाइरुलेट एक ड्रग्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग ड्रग्स हैं। तो इनका इस्तेमाल करते हैं मरीज को फिर से होश में लाने के लिए। और भी प्रोसीजर होती हैं जो कि आपको जो है ओटी में जाने के बाद पता चलेंगे अच्छे से। तो ये मेनली सर्जिकल स्टेप्स थे हर्नियोप्लास्टी के। अब हमारा नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि ऑपरेशन के बाद किस तरह का देखभाल मरीज को दिया जाता है, किस तरीके से केयर प्रोवाइड किया जाता है। पहला है कि डाइट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। पहले तो 1 दिन या 24 घंटे मरीज को नील पर ओरल रखते हैं, मुंह से कुछ खिलाते पिलाते नहीं है, राइस ट्यूब डाल के देते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये डिपेंड करता है मरीज का कंडीशन कैसा है, ऑपरेशन किस तरह का हुआ है, उस पर डिपेंड करता है मरीज का डाइट, कि उनको हल्का खाना खिलाना है, उनको नॉर्मल डाइट पे रखना है या सॉफ्ट डाइट पे रखना है या सॉलिड डाइट पे, किस तरह का खान पान रखना है वो मरीज के कंडीशन और ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, घाव की अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, जो ड्रेन पड़ा है उसका अच्छे से ड्रेसिंग हो, जो वुंड है जहाँ पे चीरा लगा था उसका अच्छे से ड्रेसिंग हो, सफाई हो, अच्छे से मरीज की पोजीशनिंग हो। यानी मरीज ये नहीं कि दिन भर लेटा हुआ है, ये नहीं कि दिन भर बैठा हुआ है, तो उनका पोजीशन का भी ध्यान देना है। एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो मरीज का अच्छे से एयरवे को भी क्लीन करते रहेंगे, सक्शन करते रहेंगे, तो एयरवे को भी प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है, ऑपरेशन किस स्थिति में होता है, तो मरीज़ में फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मरीज़ एसी में रहता है ताकि कंट्रोल में रहे टेम्परेचर, ठीक है। तो इस कंडीशन में मरीज़ को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो सकती है, और ब्लड लॉस होने के कारण, फ्लूइड लॉस होने के कारण मरीज़ का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो सकता है, मरीज़ को ठंड लग सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हो सकता है। तो मरीज़ का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, ठीक है। ऑपरेशन के बाद मरीज़ का टेम्परेचर और वाइटल मॉनिटरिंग भी करना है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस करना है। और अगर खून की ज़्यादा लॉस हो चुकी है, ज़्यादा खून बह चुका है, खून की नीड है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाता है। इस तरीके से मरीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑपरेशन के बाद भी प्रॉपर केयर दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या दिक्कतें मरीज को हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहला है कि हर्निया एक बार ऑपरेट हो गया तो दोबारा भी हो सकता है, चांस है दोबारा भी होने का। तो ये नहीं कि 100% ठीक हो गया, तो वो डिपेंड करता है कि मरीज़ का लाइफस्टाइल कैसा है, खान पान कैसा है, ठीक है, मरीज़ का हेल्थ कैसा है। तो रिकरेंस के भी चांस होते हैं, दोबारा भी हो सकता है। अनडेहिसेंस यानी कि जो टाँके लगाए गए हैं वो भी टूट सकते हैं, वो टाँके भी खुल सकते हैं, घाव खुल सकता है। अब इसके भी बहुत सारे कारण हो सकता है सूचर सही ना हो सकता है टाँके अच्छे से ना लगाए गए हों, या फिर मरीज़ की हेल्थ पर डिपेंड करता है। मरीज़ बहुत मोटा है, कुछ भारी उठा लिया, बहुत प्रेशर लग रहा है बहुत खिंचाव के कारण, या फिर मरीज़ को डायबिटीज़ है, मरीज़ को ऐसी दिक्कत है जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा, खांसी हो रहा, या फिर मरीज़ बहुत तेज़ हंस दिया। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण टाँके खुल जाते हैं। अब है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑपरेशन के साइट पे इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन ही है। इसीलिए साफ़ सफाई रखी जाती है और ऑपरेशन भी पूरी तरीके से साफ़ सफाई में ही की जाती है। नेक्स्ट है हिमाटोमा और हेमरेज, यानी कि वहाँ पे ब्लड वेजल रप्चर हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के जम सकते हैं, यानी खून बहेगा धीरे धीरे और वहाँ पे वो थक्के के रूप में जम जाएगा, तो हिमाटोमा भी हो सकता है। तो ये सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मेनली ये चारों कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सेट, यानी क्या क्या औजार लगेंगे इस ऑपरेशन को करने के लिए। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट लगेगा, जनरल में स्पंज होल्डर सफाई के लिए, पेंटिंग ड्रैपिंग पेंटिंग के लिए मेनली, रिट्रैक्टर्स रिट्रैक्ट करने के लिए, टूथ फोर्सेप जो टूथ फोर्सेप होता है, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, तो ये सारे फोर्सेप भी लग सकते हैं। मॉस्क्यूटो फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, बीपी हैंडल यानी बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल भी कहते हैं, बाउल, किडनी ट्रे, टवेल क्लिप्स, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मेनली ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको हेल्पफुल है ये वीडियो और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं अगर वो आपको हेल्प करती हैं, समझ में आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी दिक्कत हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए।